नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर गहराई से बात कर रहे हैं जिसने हाल में काफी सुर्खियां बटोरी है। हाँ बिल्कुल। अमेरिका ने भारत से आने वाले कई सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिया है। जी। सवाल ये है कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, और जो वजह बताई जा रही है वो है भारत का रूस से मतलब रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदना। हाँ, ये कनेक्शन सीधा जोड़ा जा रहा है। हमारे पास इस पर कई तरह के स्रोत हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं और एक्सपर्ट्स की टिप्पणियां भी हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि इन सब स्रोतों से जो जरूरी जानकारी है उसे निकालें, समझें कि इसके पीछे की असल कहानी क्या है, इसके मायने क्या है और असर कहाँ-कहाँ हो रहा है। बिल्कुल, इसे परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी को देखेंगे, भारत का क्या तर्क है, दोनों देशों पर आर्थिक असर क्या है और दुनिया भर में क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अमेरिका के इस कदम से। अगस्त 2025 से ट्रम्प प्रशासन ने भारत से आने वाले कई सामानों पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। हाँ, ये पहले से लगे 25% के ऊपर है। बिल्कुल, यानी कुल मिला के 50% टैरिफ। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और व्हाइट हाउस ने साफ कहा है कि ये रूस पर मतलब यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए एक तरह का अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की कोशिश है। ये बात दिलचस्प है क्योंकि यहाँ प्रशासन देखिए जानबूझकर टैरिफ और प्रतिबंध या सैंक्शन इनके बीच की जो लाइन है उसे धुंधला कर रहा है। अच्छा, कैसे? देखिए, आमतौर पर टैरिफ क्या होता है? एक व्यापार का टूल है, इंपोर्टेड सामान पर टैक्स। हाँ, मकसद या तो सरकार की कमाई हो या फिर अपने घरेलू उद्योगों को बचाना। सही। जबकि सैंक्शंस यानी प्रतिबंध वो विदेश नीति का हथियार होते हैं, किसी देश पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए। हाँ, और कुछ स्रोत बता रहे हैं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जैसे अधिकारी इसे प्रतिबंध या सेकेंडरी टैरिफ कह भी रहे हैं। बिल्कुल। तो इससे तो यही लगता है कि मकसद सिर्फ ट्रेड बैलेंस ठीक करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विदेश नीति का लक्ष्य साधने की कोशिश है, मतलब रूस पर दबाव बनाना। तो ये हुआ व्यापार नीतियों का भू राजनीतिक इस्तेमाल। हाँ, जिसे आजकल कह रहे हैं आर्थिक निर्भरता का शस्त्रीकरण, वेपनाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस, मतलब व्यापारिक रिश्तों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। और ये उनकी अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी AFFT उसके तहत आता है क्या? हाँ, कहने को तो उसी के तहत है। घोषित लक्ष्य तो यही है कि व्यापार घाटा कम करो और जो अनुचित व्यापार प्रथाएं हैं उनसे निपटो। लेकिन मंशा शायद उससे कहीं आगे की है। बिल्कुल, यहाँ मंशा साफ तौर पर भू राजनीतिक लग रही है। और इसका एक उदाहरण शायद ब्राजील पर लगे टैरिफ्स भी हैं। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। स्रोतों के मुताबिक ब्राजील के साथ तो अमेरिका का ट्रेड सरप्लस है, मतलब अमेरिका ब्राजील को बेचता ज्यादा है, खरीदता कम। अच्छा। राजनीतिक रिश्ते भी ठीक हैं, फिर भी उस पर ईपा यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, उसके तहत टैरिफ लगाए गए। अरे, ये एक्ट तो आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के लिए इस्तेमाल होता है ना? हाँ बिल्कुल, व्यापार के लिए नहीं। तो ये वाकई सवाल खड़े करता है कि यहाँ मंशा क्या है। और देखिए, इस तरह की नीतियों का असर खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी तो पड़ता है। हाँ, वो कैसे? AFTP का लक्ष्य भले ही हो कि घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, अमेरिका में नौकरियां आएंगी, लेकिन कई स्टडीज बताती हैं कि असल में होता यह है कि अमेरिकी कंज्यूमर्स और बिजनेस के लिए लागत बढ़ जाती है। अच्छा। जैसे एक स्टडी थी 2018 में वॉशिंग मशीन पर लगे टैरिफ पर। उसने बताया कि कीमतें बढ़ी, कंज्यूमर्स पर करीब $1.5 बिलियन का बोझ पड़ा। $1.5 बिलियन? और हर एक नई नौकरी जो पैदा हुई उसकी लागत लगभग $8,15,000 आई। बाप रे, मतलब बहुत महंगी पड़ी वो नौकरी। बहुत महंगी। और अक्सर कंपनियां उत्पादन वापस अमेरिका लाने के बजाय किसी और सस्ते विदेशी सप्लायर के पास चली जाती हैं। चीन नहीं तो वियतनाम या कोई और। तो मतलब घरेलू स्तर पर भी कीमत चुका रहे हैं, फिर भी ये नीतियां अपना रहे हैं। तो शायद ये दिखाता है कि यहाँ भू राजनीतिक सोच आर्थिक तर्क पर हावी है। बिल्कुल, कंपनियां या तो लागत खुद झेलती हैं, मार्जिन कम करती हैं, या फिर अंत में कंज्यूमर पर डाल देती हैं। इससे महंगाई का भी खतरा बढ़ता है। चलिए अब भारत के नजरिए को समझते हैं। अमेरिका नाराज है, फिर भी भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है? भारत का कहना है कि ये उसकी ऊर्जा सुरक्षा की मतलब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। सही कहा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की एक 4 तरफा रणनीति बताई है। हाँ, क्या है वो रणनीति? देखिए, पहला तो है ऊर्जा सप्लायर्स में विविधता लाना, मतलब किसी एक या दो देशों पर निर्भर न रहना। दूसरा, अपना घरेलू उत्पादन बढ़ाना। तीसरा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग है, जिसे 2025-26 तक
20% करने का लक्ष्य है। अच्छा, और चौथा, गैस और ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जाना। और ये जो विविधता लाने की बात है, इसमें भारत ने कुछ किया भी है? हाँ, काफी किया है। आंकड़े बताते हैं कि 2006-07 में भारत करीब 27 देशों से तेल खरीदता था। ठीक है। 2021-22 तक ये संख्या बढ़कर 39 हो गई। अच्छा, तो सप्लायर्स बढ़े हैं? बिल्कुल। तो रूसी तेल इस रणनीति में कहाँ फिट बैठता है? क्योंकि आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। हाँ, आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। देखिए, यूक्रेन युद्ध से पहले 2021 में भारत रूस से बहुत ही कम तेल लेता था, करीब 1 लाख बैरल प्रतिदिन। बस 1 लाख बैरल? हाँ, बहुत कम। लेकिन 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर औसतन 17 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। 17 लाख, यानी 1600% की बढ़ोतरी। 1600%। ये जबरदस्त उछाल है। ये आंकड़ा तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कितनी तेजी से ये सब बदला है। हाँ, और ये भारत की कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 35% है। 35%? जी, और ये सऊदी अरब और इराक से मिलाकर जितना तेल आता है उससे भी ज्यादा है। अरे बाप रे, तो ये इतना बड़ा बदलाव हुआ क्यों? इसकी सीधी सी वजह है पैसा। रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद भारी डिस्काउंट पर तेल दे रहा था, खासकर स्पॉट मार्केट में। अच्छा, सस्ता मिल रहा था। बहुत सस्ता। तो भारत के लिए ये सीधा साधा इकोनॉमिक फैसला था, लॉजिकल था। इससे हुआ ये कि घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें कंट्रोल में रखने में मदद मिली। हाँ, ये तो जरूरी था। और तेल कंपनियों को भी काफी फायदा हुआ, उनके मार्जिन सुधरे। तो ये जो कदम था, ये दूसरे महंगे स्रोतों की जगह लेने वाला था, जिसे अफ्रीका या अमेरिका से? बिल्कुल। नाइजीरिया, अमेरिका, कुवैत जैसे देशों से जो महंगा तेल आ रहा था या जो दूर थे, उसकी जगह रूसी तेल ने ले ली। और भारत ने डिप्लोमेटिक तौर पर भी अपना स्टैंड मजबूती से रखा है। हाँ, बिल्कुल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा है, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, कि भारत के फैसले उसके राष्ट्रीय हित से तय होते हैं। और व्यापार समझौतों की भी अपनी सीमाएं होती हैं, मतलब रेड लाइंस होती हैं। उन्होंने अमेरिकी प्रशासन पर कुछ कहा भी था। हाँ, एक तरह से तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि एक व्यापार समर्थक अमेरिकी प्रशासन दूसरों पर व्यापार करने का आरोप लगा रहा है। अच्छा। और ये भी कहा कि अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड उत्पाद खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदिए। ओह, तो अब आते हैं इस 50% टैरिफ पर। इसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है, खासकर उन उद्योगों पर जिनका बड़ा बाजार अमेरिका है? असर काफी गंभीर है और फौरन दिखने भी लगा है, खासकर उन सेक्टर्स पर जहां रोजगार ज्यादा है, मतलब लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। स्रोत इस पर काफी विस्तार से बताते हैं। जैसे कि? मिसाल के तौर पर रत्न और आभूषण उद्योग, मतलब जेम्स इन ज्वेलरी। अमेरिका को यहाँ से करीब 10-12 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। काफी बड़ा है। हाँ, अब टैरिफ 0 से 7% से सीधे 50% हो गया है। 50%? जी। अनुमान ये है कि इससे एक्सपोर्ट में करीब 15%, यानी लगभग 2 बिलियन डॉलर की गिरावट आ सकती है। 2 बिलियन डॉलर का नुकसान? हाँ, और इस इंडस्ट्री से करीब 50 लाख लोग जुड़े हैं, उनके रोजगार पर असर पड़ सकता है। 50 लाख, ये तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल और गारमेंट्स? अमेरिका को करीब 10.3 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। यहाँ भी बड़ा एक्सपोर्ट है। हाँ, यहाँ टैरिफ बढ़कर 50% से भी ज्यादा हो गया है। कुछ चीजों पर तो 60% के पार पहुँच गया है। 60%? जी। आशंका है कि इससे एक्सपोर्ट में 20 से 30% की गिरावट आ सकती है। और फौरी तौर पर, मतलब तुरंत, 1 लाख से ज्यादा नौकरियों का खतरा है। 1 लाख नौकरियां? हाँ, खबर है कि अमेरिकी बायर्स शिपमेंट रोक रहे हैं और भारी डिस्काउंट मांग रहे हैं। हालात मुश्किल है। और चमड़ा उद्योग का क्या हाल है, लेदर इंडस्ट्री? चमड़ा उद्योग, जिसका अमेरिका को एक्सपोर्ट करीब 870 मिलियन डॉलर का है, वहाँ भी टैरिफ 5-8% से बढ़कर लगभग 50% हो गया है। यहाँ भी वही कहानी? हाँ, कोलकाता में जो इसका हब है वो संकट में है। सरकारी योजनाओं से जो थोड़ी बहुत बढ़त मिली थी इंडस्ट्री को, वो अब खत्म हो गई है। मुकाबला करना मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल। अब भारतीय उत्पाद वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों के मुकाबले बहुत महंगे हो गए हैं, क्योंकि उन पर टैरिफ कम है। इनके अलावा और कौन से सेक्टर प्रभावित हैं? इनके अलावा समुद्री भोजन, खासकर झींगा और ऑटो पार्ट जैसे क्षेत्र भी प्रभावित हैं। सी फूड एक्सपोर्ट में 20% और ऑटो पार्ट्स में 12% से ज्यादा गिरावट का अनुमान है। क्या किसी बड़े सेक्टर को राहत भी मिली है? हाँ, एक जरूरी बात यह है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर, मतलब दवाइयों का सेक्टर, जिसका अमेरिका को करीब 9 से 13 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा है। हाँ, इसे फिलहाल इन 50% टैरिफ से छूट दी गई है। तो ये तो हुआ बड़े पैमाने पर असर, लेकिन जमीनी स्तर पर, मतलब कंपनियां कैसे निपट रही हैं इससे? क्या कोई रणनीति बना रही हैं? फिलहाल तो देखिए, ज्यादातर एक्सपोर्टर्स और रिफाइनर्स देखो और इंतजार करो वाली स्थिति में है। वेट एंड वॉच। एक अनिश्चितता का माहौल है। कुछ एक्सपोर्टर्स, खासकर चमड़ा और जूता उद्योग में, जैसा एक स्रोत बताता है, वो अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं।
जैसे? एक तरीका यह सोचा जा रहा है कि उत्पादन का कुछ हिस्सा मान लीजिए यूरोप या किसी और देश में किया जाए। अच्छा। हाँ, जहाँ फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके उस पे मेड इन यूरोप या ऐसा ही कोई लेबल लगाया जाए और फिर उसे अमेरिका भेजा जाए। अरे वाह! तो अब सवाल ये उठता है कि इन अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारत क्या कर रहा है? क्या कोई जवाबी रणनीति बन रही है? हाँ, भारत कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है, जैसा हमारे स्रोतों से पता चलता है। क्या क्या कर रहा है? एक तो है घरेलू स्तर पर सरकार का ध्यान डोमेस्टिक डिमांड को मजबूत करने पर है। अच्छा। एक प्रस्ताव है जीएसटी में बड़े सुधार का। अभी जो कई टैक्स स्लैब हैं उन्हें घटाकर सिर्फ 2 करने की बात है, शायद 5% और 18%। इससे क्या होगा? अनुमान है कि इससे अर्थव्यवस्था को करीब $22 बिलियन का फायदा हो सकता है और जीडीपी 0.6% तक बढ़ सकती है। ये तो काफी बड़ा सुधार होगा। हाँ, साथ ही एक्सपोर्टर्स, खासकर एमएसएमईज की मदद के लिए कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने 25,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन EPM पैकेज तैयार किया है। 25,000 करोड़? हाँ, ये करीब $2.85 बिलियन हुए हैं। ये 6 साल की योजना है। इसमें क्या मदद मिलेगी एक्सपोर्टर्स को? इसमें बिना गारंटी के लोन, ब्याज में छूट और विदेशी बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद, ये सब शामिल है। ये तो हुई घरेलू बात। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इंटरनेशनल फ्रंट पर सबसे बड़ा जोर है एक्सपोर्ट के लिए नए बाजार ढूंढना। मतलब अमेरिका पर निर्भरता कम करना? बिल्कुल, ताकि किसी एक बाजार पर ज्यादा निर्भर ना रहना पड़े। यूरोप, कनाडा, लैटिन अमेरिका, आसियान देश, इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है। और रूस की तरफ से भी तो एक प्रस्ताव आया था। हाँ, रूसी दूतावास ने कहा था कि अगर भारतीय सामान अमेरिका में नहीं बिक सकता तो उसे रूस एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो मतलब कई तरह की कोशिशें चल रही हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? क्या मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए, कुछ मुख्य बातें उभर कर आती हैं। बताइए। पहली ये कि अमेरिका ट्रेड पॉलिसी का इस्तेमाल, मतलब पारंपरिक लक्ष्यों से हटकर भू राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कर रहा है। कि ये आर्थिक निर्भरता के शस्त्रीकरण का एक साफ उदाहरण है। ठीक है, तो ये सब समझने के बाद एक बड़ा सवाल मन में उठता है और शायद ये हमारे श्रोताओं के लिए भी सोचने का एक बिंदु हो सकता है। जरूर, क्या सवाल है? जिस तरह से आर्थिक निर्भरता को, मतलब व्यापारिक रिश्तों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये आने वाले समय में दुनिया भर के देशों के आपसी रिश्तों, उनके गठबंधनों और व्यापार के पूरे ताने बाने को ही बदल देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या देश अब पारंपरिक साझेदारियों से ज्यादा अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी को प्राथमिकता देंगे, खासकर आर्थिक दबाव की इस नए दौर में? क्या हम एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, जो पहले शांति और सहयोग का जरिया मानी जाती थी, अब टकराव और दबाव का हथियार बन जाएगी? ये सोचने वाली बात है कि ये प्रवृत्ति दुनिया को किस दिशा में ले जा रही है।